नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के हालात किस तरफ तेजी से जा रहे हैं, उसमें बहुत लोग चिंतित हैं और जिस तरह से सांप्रदायिकता को हवा दी जा रही है और जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से ऐसा लगता है कि उनको शय दी जा रही है कि उसी रास्ते पर मुल्क को लेकर आगे बढ़ें। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे लोगों की आंखें खुल गई। आंखें तो इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज सामने खुल करके पहली बार आई है शायद, या बहुत कम ऐसा हो पाता है जहां मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है। ऑडियो सामने आ चुकी है कि दीपक बुंदेले को दाढ़ी रखने की वजह से उन्हें मुसलमान समझ करके पीटा गया है। और ये उसको कहते हैं कि ये हम हमेशा करते हैं, जब भी हिंदू मुस्लिम कहीं झगड़ा फसाद होता है तो हम यही करते हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म पर जिसकी बुनियाद हो, वहां की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी कानून को पालन करने की है, पालन कराने की है, उसकी तरफ से ये बात आ रही है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं नागपुर से अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी सोच के मालिक हैं, गांधीवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है, स्वागत है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये घटना जो हुई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो किसी ने इस हद तक भी बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 2012 में ओम प्रकाश चौटाला जी, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 दलितों के मारे जाने को ये कहा था कि मुसलमान समझे गए थे। अब ये नई घटना सामने आई है, आप इसको कैसे देखते मैं उसको देखता हूँ प्रतिक्रिया के तौर पर। आप जब घटना घटती है जब भी आप ये करना शुरू कर देते हो, इंटरव्यू लेना, बात करना शुरू कर देते हो। इस देश में जब से ये शुरू हुआ है कोरोना वाला मामला, 69 फेक वीडियो आए मुसलमानों के अगेंस्ट में, 69। और उसमें उस वीडियो का प्रभाव होके 28 जगह मुसलमानों पर अटैक हुए। कौन से हैं? मीडिया ने दिखाया? कभी हमने उस पर चर्चा की? नहीं, क्यों नहीं इस हो। पे चर्चा हो रही है? क्योंकि ये दुनिया में सारे जगह फैल गया है ये मामला। ये 2 महीने पहले का मामला है, हाँ, आज का मामला नहीं है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि 2-4 दिन के पहले का नहीं है, 2 महीने पहले का मामला है। जिस दिन बीजेपी की सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी मध्य प्रदेश में, उस दिन का मामला है ये। और उस दिन इसको, वो जो पहले दिन जनता कर्फ्यू था, वो दूसरे दिन जो जा रहा था दवा लेने या कुछ लेने, वो एडवोकेट साहब, उस वक्त उनको मारा गया। उस वक्त उनको ये समझ के मारा गया कि ये मुसलमान है, पहलवान है। और ये उनका जो ये था, कम्युनल रूप था प्रशासन का, वो बताने का काम किया। क्योंकि प्रशासन ये हर वक्त पॉलिटिकल मोमेंट के साथ में काम करता है। फौज हमारी पॉलिटिकल मोमेंट के साथ काम नहीं करती। नागपुर में मैं बार बार बोल रहा था, 118 बटालियन जब यहाँ से बाहर भेज दिया तो कम्युनल अगर यहाँ कोई वायलेंस होगा तो पुलिस तो बटी हुई रहेगी। क्योंकि पुलिस को नेताओं के साथ में मिलके काम करना पड़ता है, तो नेताओं का मूड देख के वो पुलिस अपना बदलती है, हर वक्त रुख बदल देती है। प्रशासन ऐसी चीज है, और खासकर ये पुलिस वाले और रेवेन्यू वाले ऐसी चीज है कि ऊपर किसने अभी कौन बैठा हुआ है, उसका मूड पहले से भाप लेती है और उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। उसी दिन कैसे हुआ? क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, मामा जी ने कसम यानी शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद की। और हाँ, जैसे ही मामा जी ने शपथ लिया, इनको मैसेज आ गया सब जगह कि अब हमको हिंदू मुसलमान करना है। 10-15 साल से मैं मध्य प्रदेश में जितनी मीटिंगें लिया, मैंने बोला था कि सारा प्रशासन जो है वो आपका संघी और नॉन संघी में बट चुका है। वहां जब कैनल का काम चल रहा था, मैं एक आंदोलन में गया था बालाघाट में, वहां हाँ, एक कैनल का काम चल रहा था, तो कौन सा मुसलमान का खेत है और कौन सा हिंदू का खेत है, कौन सा बीजेपी के साथ वाले का खेत है और कौन सा बीजेपी के विरोध वाले का खेत है, वो समझ के पानी के कैनाल डाले जा रहे थे, वो समझ के वहां किया जा रहा था ये सारा का सारा बंटवारा। तो ये देश को हमको भगवा आतंकी बनाना है, भगवा पाकिस्तान इस देश को बनाना है, ये कुछ लोगों की विचारधारा है ही।
मगर आपको सलाम करना पड़ेगा, जब तक हम बहुसंख्यक रहेंगे इस देश में, हमारे जैसे हिंदू हम्म, बहुसंख्यक रहेंगे, ये देश का जो मूल ढांचा है उसको हम ढहने नहीं देंगे। वो दीपक बुंदेला को बार बार पूछा गया कि ये हमला तो मुसलमानों पे था, तू क्यों उसको आखिरी तक ले जाना चाहता है? अब मिशन आइडेंटिफिकेशन की वजह से तेरे पे हमला हुआ, अटैक हुआ, तू क्यों आगे ले जाना चाहता है? हम जानते हैं, हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि एक बिल्ली को अगर आप बंद कमरे में लेकर पीटने लग जाओ ना, तो बिल्ली हम्म, गला पकड़ लेती है। किसी भी कम्युनिटी को इस तरीके से प्रताड़ित अगर किया जाए तो यहाँ शांति नहीं रह सकती। और मैं उन बदमाशों को भी बोलना चाहता हूँ कि जो ये करना चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला मकान आपका भी है, आपके भी हम्म, बच्चे उसमें आ सकते हैं चपेट में। ये किसी को नहीं पुराने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान में हुआ तो वहां कोई देखा नहीं गया। कम्युनल मामला ऐसा होता है कि जिसमें कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, भाषा नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। आज बियर्ड देख के मारेंगे, कल टोपी देख के मारेंगे, परसों शर्ट देख के मारेंगे। हम्म। मारना है, क्योंकि हमको जो वायलेंस पैदा करना है, वायलेंस से हमको अफगानिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, सीरिया बनाना है, और ये बना के हमको देश में हिटलर शाही लानी है। हमको देश में अ- आतंकवाद लाना है, हमको देश में अतिवाद लाना है, हमको ये समझाना है कि देखो मुसलमान कैसे कट्टरपंथी है, मुसलमान अपने लिए कैसे खड़े हो जाते। भैया हम बहुदेव वाला सम्मान करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान का मूल ढांचा क्या है? ये बहुदेवों का सम्मान करता है, अनेक देवों का सम्मान करता है। और इस्लाम भी आके यही ऐसा हो गया। 80% इस्लामिक लोग इस देश में आके दरगे पूजते हैं, पीरों की पूजा करते हैं, खदमत खल्क मानते हैं, सूफीइज्म को मानते हैं। क्योंकि इस्लाम को यहाँ अपने रूप में ढलना पड़ा। जब यहाँ इस्लाम स्थापित हो सका, ये इस देश की मौलिकता है। मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया, माया सभ्यता मिट गई, मगर ये हमारी सभ्यता जिंदा है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस रखते हर आदमी से, हर व्यक्ति से, हर विचारों से हम एक्सेप्टेंस रखते हैं। ये हमारी मौलिक शक्ति है। अच्छा, आपने जो बात बताई वो बहुत ही अहम है कि आज दूसरे की पिटाई हो रही है, दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, कल आप पे भी हो सकता है। यानी आपने एक तरह से हिंदू समाज को भी कहा कि आप भी उसी पड़ोस में रहते हैं, अब वो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात कैसे समझाई जाए और समझी जाए कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही, क्योंकि देखिए रिएक्शन होना एक अलग चीज है। जब हिंदू को हिंदू ही मुसलमान समझ के मानने लगे तो ये नफरत की इंतहा है। इसको आप अपने जो जो हिंदू भाई हैं, अब मैं उसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता, बहरहाल कौन कहाँ है वो तो मैं उसके कर दूंगा, अपने आपकी अमल से। भावना समझ गया, आपकी जी जी भावना समझ गया, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जी जी। एक बस्ती का बच्चा, हाँ उसने अपराध किया हो ना किया हो, उसको जब पुलिस उठा के ले जाती है और उसका परिवार उसको छुड़ाने जाता है, तो पुलिस वाले पैसे की डिमांड करते हैं। इसे हाँ। किसी से छुपा नहीं है। जी जी मगर उस बस्ती के 50 लोग अगर चले जाते, सारी जाति धर्म के लोग चले जाते, तो पुलिस वाले बोलते ये बला छोड़, ये बेकार है, इसमें तो मिलना मिलना कुछ नहीं, बवाल खड़ा हो जाएगा, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये पुलिस वाला बोलता है। जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के लिए बोलना शुरू करे, एक हाँ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बोलना शुरू करे, हम हमारे प्रश्न सामूहिक बनाए, व्यक्तिगत हाँ प्रश्न नहीं रहे। क्योंकि प्रशासन और शासन में जो कुछ होता है, दमन हो, शोषण हो, अत्याचार हो, ये एक पे नहीं होता है, ये श्रृंखला होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 69 फेक वीडियो आए। क्यों हाँ नहीं हम, जो सेकुलर पत्रकार खुद को बोलते हैं, वो लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि 69 वीडियो कहां से डाले गए, कैसे डाले गए, कब डाले गए, और उसके वजह से 28 जो हुए हैं, वारदातें हुई है, उसको हम एक्सपोज क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं समझते कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसको बोलते हैं? जो ज्यादा से लोग, ज्यादा संख्या के लोगों के सवाल उठाए, उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। जो ज्यादा लोग देखते हो, उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। हम ये चवन्नी छाप गोदी मीडिया के पत्रकारों को, जो अपने पैसे की वजह से रुतबा बनाए हुए हैं 10%, 5% से ऊपर, कभी वो प्रश्न नहीं उठाते, कभी वो सवाल खड़े नहीं करते, उनको मजदूरों के प्रश्न नहीं दिखाई देते, उनको किसानों के प्रश्न नहीं दिखाई देते, यहाँ एजुकेशन के प्रश्न, स्वास्थ्य के प्रश्न नहीं दिखाई देते, उनको पाकिस्तान दिखाई देता है, उनको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। पहले वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको वो तमगा छीनो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। जो आम आदमी की बात नहीं करेगा, मेन आदमी की, 90% लोगों की जहां बात नहीं हो रही होगी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया कैसा? वो भोपू है साला, किसी ना किसी का भोपू है, वो किसी के ना हम्म, किसी का प्रचार कर रहा है।
जो गोबल्स ने प्रचार किया था, गोबिल्स ने प्रचार किया था हिटलर के लिए, वो हमारा अभी का जो मीडिया, जिसको आप सोकॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो वैसा प्रचार कर रहा है। तो इनको जगह जगह पीटना चाहिए, जैसा अभी पीटा था एक पत्रकार को। मारपीट में बहुत अच्छी नहीं समझता, मगर वो पैदल जाते लेबर को जब उसने पूछा कि मोदी राज आपको कैसा लगता है, जब उसका मुंह भी फोड़ दिया था, उसके सारे कैमरे और आमेरे सब का फोड़ दिया था। ये उनके साथ होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो उनको लगेगा हम जो बताते वही सही है और हम जो करते वही सही है। नहीं, ये देश का जागरूक होना चाहिए, यूथ जागरूक होना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को जागरूक होना चाहिए। कोई ये बताएगा मुझे कि हम गंगा जमनी तहजीब किसको बोलते हैं, तो गंगा जमनी तहजीब का मजाक उड़ाया जाता है। गंगा जमनी तहजीब ऐसी है कि बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई की शुरुआत करता है तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके वो ध्यान करता है, घंटा 2 घंटे वहां बजाता है, जब उसे संतुष्टि होती है। ये है गंगा जमनी तहजीब, उसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। ये जो मूर्खता करते रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का जो मजाक उड़ाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि तहजीब धीरे धीरे बनती है। ये जब बताते हैं आपको कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाना है, कभी नहीं हो सकता। एक गांव में अनेकों संस्कृति रहती है, वहां रहने वाले ब्राह्मण की अलग संस्कृति है, वहां रहने वाले महाब्राह्मण की अलग संस्कृति है, किसानों के हर जाति की अलग संस्कृति है, दलितों की अलग संस्कृति है। दलितों में भी अगर वो अलग अलग दलित है, सेक्ट के है, बौद्ध दलित है, तो उसकी अलग संस्कृति है। मुस्लिमों की अलग संस्कृति है, मुस्लिमों में शिया होगा तो उसकी अलग संस्कृति है, और वो सुन्नी होगा तो अलग संस्कृति है, देवबंदी होगा तो अलग संस्कृति है, बरेलवी होगा तो अलग संस्कृति है। ये संस्कृति अलग अलग हो सकती है, मगर वो संस्कृति का जो कॉमन मिनिमल प्रोग्राम होता है उसको लेकर बनता है, उसको कहते हैं समाज। और ये अनेक समाजों को लेकर जो बनती है उसको बोलते हैं सभ्यता। और वो अनेक सभ्यताओं को समाहित करने वाली जो बात होती है उसको हम बोलते हैं राष्ट्र। मगर ये समाज को भी वहां से समाप्त करना चाहते हैं, सभ्यता को समाप्त करना चाहते हैं, और वो जैसा बोलते हैं वो जैसा रहते हैं। मैं जैसा बोलता हूं वैसा आपको भी बोलना है, मैं जो खाता हूं वो आपको खाना है, मैं जैसा पहनता हूं वो आपको पहनना है, मैं जैसा करता हूं बोलता हूं वैसा आपको बोलना है, मैं जिसको राष्ट्र बोलता हूं उसको आप राष्ट्र बोलना है, मैं जिसको शिक्षा बोलता हूं, संस्कार बोलता हूं, वो आपको बोलना है। ये होता है हिटलरशाही, ये होती है हुकुमशाही, ये होता है जोर जबरदस्ती। ये नहीं चलेगा। और इस देश में जब तक हम बहुसंख्यांक में हैं, मैं आपको फिर से बोलता हूं, हिंदू जब तक बहुसंख्यांक में है, हिंदुत्व वाले हिंदू नहीं, हमारे जैसे हिंदू। मेरी जो व्याख्या है कि जो हिंदू है वो कट्टर नहीं, और कट्टर है वो हिंदू नहीं। जो भी कट्टरता की बात करता होगा मैं उसको हिंदू मानने को तैयार नहीं हूं। और खासकर ये संघी कभी हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये अपने जाति विशेष का नाम लेते हैं, और इन्होंने कट्टरता फैलाने का काम जो किया, और उसमें कुछ हमारे भी बच्चे शामिल हो गए, क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसी सोच नहीं गई। मैं कल के इसमें संबोधन में भी आपसे जो चर्चा किया था उसमें बोला था कि हमको साझा विरासत की बातें बतानी पड़ेगी, हमको साझा विरासत की बात करनी पड़ेगी। वो जब तक शुरू नहीं करोगे ये डिस्कोर्स बदलने वाला नहीं है। प्रबोधन से ही उत्क्रांति होगी, प्रबोधन से ही शांति आएगी, और प्रबोधन से ही हमारा भला हो सकता है, भड़काने से हमारा भला नहीं हो सकता। 28 जगह कहां कहां हुए हैं दंगल, उसको खोजिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं काजमी साहब कि वो सारा का सारा सीरियल चलाइए, पूरा सीरियल, वहां वहां के लोगों को लेके सीरियल चलाइए कि इनके गलत प्रचार के वजह से 28 जगह इतने लोग मारे गए, इस तरीके से घर बर्बाद हुए, इस तरीके से समाज में विकृति पैदा हुई। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं जी करोगे जी तो आप भी मुंह मोड़ रहे हो उस समस्या से, मेन स्ट्रीम समस्या से। कल जो समस्या पब्लिक हो गई, मतलब द अरब ने उठाया, स्क्रेच ने उठाया, वायर ने उठाया, हिंदू ने उठाया, नेशनल हेराल्ड ने उठाया, क्विंट ने उठाया, न्यूज 18 ने उठाया, द ब्यून ने उठाया, यूनिस अफाक ने उठाया, अल डेली नेशन ने उठाया, ब्रिज जॉर्ज टाउन में उठाया, ऐसे कई विदेशी देशी पत्रकार और बड़े बड़े इसमें जब उठाया, जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं है हमारा काम। जी जी। हमारा काम है कि हम दे मटेरियल, हम शुरुआत करें चर्चा की, हम उसके ऊपर प्रहार करें, उसके बाद ही इस देश में सुधार होगा। हम दूसरे के भरोसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने अगर टैंकर से पानी डाला तो गंगा नहीं बहती है। गंगा बहने के लिए अंतर्गत झरना चाहिए, वो जो झरना जब तक आप नहीं बहाओगे, आपके जैसे लोग नहीं बहाएंगे, ये इनका जो भड़कानापन है इसको शांत नहीं किया जा सकता। अविनाश काकड़े जी, मैं आपको बताऊं, आपकी बात बहुत ही दमदार है और बहुत अच्छी है। हम जैसे लोग, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, कम से कम अपने चैनल के बारे में, कि मैं बिल्कुल तन्हा बैठ करके ये सब मेहनत कोशिश कर रहा हूं। रिसोर्सेज की कमी है,
और आमतौर पर मुसलमानों में जब बैठेंगे सब बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, कहेंगे कि अपना चैनल होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए लोग नहीं निकलते। ये बहुत बड़ी कमी की बात है। मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी मैंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान साहब, जिनके खिलाफ अभी देशद्रोह का मुकदमा शुरुआती दौर में है, जो कोशिश की जा रही है उन्हें फंसाने की, उनका भी कहना यही था कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने एनजीओज बनाएं, अपने स्टडी करें, पेपर निकालें, देखें नीचे तक क्या क्या मामला हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। इनकी वाकई में बहुत बड़ी कमी है। मैं आपके इस सजेशन को सलाम करता हूं। मैं अपने लेवल पर, यानी मैं जब अपने आप को कह रहा हूं तो मुझ जैसे लोग, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम वाकई बहुत ही सख्त मरहला है। और ये बात सच है कि सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग ज्यादा सीरियस होते हैं। वो टेलीविजन का व्यूअर नहीं होता कि बाई चांस नजर पड़ गई, ये सोशल मीडिया पे लोग बाकायदा टाइम निकाल करके देखते हैं। मैं अगली बात जो आपसे पूछने वाला हूं वो ये कि पिछली बार जो हमने इंटरव्यू किया था तो कई लोगों ने फिर से कहा कि काकड़ी जी से और बात करें, और जिस लाइन पर जो मशवरा आपने पिछली बार दिया था कि मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और उन मुसंगी जो मुसलमानों के वो लीडर जो संघ के लिए काम करते हैं उनसे बायकॉट करके, उनको जीरो करके एक नई शुरुआत की जाए, उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ डिटेल बताइए। आप लोग सुनना चाहते हैं आप। मैं एक बात से आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ हाँ। कि आपको जब अरेस्ट करने की बात हुई थी और आपको जब देशद्रोह का मुकदमा आप पे लगा था, तो उसका विरोध करने वाले में खूब कम संख्या में मुसलमान थे और ज्यादा संख्या में हिंदू थे। जी जी। मैं आपके लिए बोलूं, आप मेरे लिए बोलो, तो बिल्कुल ये सब का सब ढह जाएगा। ये इनका बिल्कुल है। जो बदमाशी है, इनका जो हरामीपन है, वो सब ढह जाएगा। हमको एक दूसरे के बारे में बोलना चाहिए, हम नहीं बिल्कुल। बोलते। जब मुसलमान पे अन्याय होता है मुसलमान चिल्लाने लग जाता है, जब हिंदू पे अन्याय होता है हिंदू चिल्लाने लग जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता है। घर जलता है तो सबका जलता है, बच्चे मरते हैं तो सबके मरते हैं, दंगल होती है तो सबकी होती है। मैंने पहले ही एक उदाहरण आपको बताया कि जब बिल्ली को अंदर बंद करके आप मारोगे, मैंने अभी पूछा था एक को, एक हाँ। कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसे उसने पूछा कि हिंदू तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर हिंदू का ऐसा हो जाएगा। मैं बोला 700 साल मुसलमानों का राज था दिल्ली में, अभी भी जी। 90% गांव तो हिंदुओं के हैं वहां। हाँ। अगर मुसलमान यही धंधा करते रहते वहां आके, तो फिर हाँ। मुसलमानों के 90 हिंदुओं के 90% गांव नहीं, मुसलमानों के वहां होना चाहिए था आसपास 90% गांव। अगर बिल्कुल। 700 सालों में वो हमको 50% भी नहीं बदल सके, तो अब अचानक कैसे बदल देंगे? ये जो हाँ। तुमको इस तरीके से बातें बताई जाती है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आफ्टर कश्मीर अगर मुसलमानों की संख्या कहीं ज्यादा होगी तो उसका नाम है केरल, हाँ। जहां ना किसी मुसलमान ने आक्रमण किया, ना किसी मुसलमान सुल्तान ने वहां राज किया, ना कोई मुसलमान वहां गया। वहां जी। 37% मुसलमानों की संख्या हो कैसे गई? दुनिया right। की सबसे बड़ी आफ्टर काबा यहाँ मस्जिद कैसे स्थापित हो गई? 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था और हाँ। वहां मस्जिद 628 में बन गई थी। कैसी बन जी। गई? जी। ऐसा नहीं बना, कुछ कारण तो हो गया ना। वो कारण बिल्कुल हमको बिल्कुल। ढूंढ के सामने लाना पड़ेगा ना, कि नहीं हाँ। लाना पड़ेगा? हम जब बिल्कुल। वो कारण नहीं ढूंढते तो हम ये सब। अच्छा, मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मुस्लिम लोग पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ा बवाल है ना। जी इसके जी ऊपर बिल्कुल। कोई बोलता नहीं, आप किसी के इंटरव्यू भी नहीं लेते, इसके बारे में स्पेशल इंटरव्यू लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कि जी जी। वहां केरल में अगर मुस्लिमों की संख्या 37% है, हाँ। मगर वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.7। और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 5.6 और 5.7। मतलब वहां दो लोगों के पीछे 1.7 बच्चे पैदा होते, हाँ। दो कपल के पीछे 3 बच्चे पैदा होते। और उत्तर प्रदेश में एक कपल के पीछे 5.6 और 5.7, मतलब 5 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ये मुसलमान होने से होते हैं क्या? मुसलमान जी होने से जी। होते तो वहां हो जाते ना। जी जी। ये बात कभी लाते क्यों नहीं बिल्कुल। आप लोग ये सामने? ये बिल्कुल बुनियादी बात है, बहुत ही बुनियादी बात है। और अक्सर ये कह दिया जाता है कि मुसलमान 4 बीवियां करता है, 25 बच्चे करता है। ये वाकई वो एक मैं एक इसलिए भी ऐसी बोलता हूँ, कैंपेन। इसलिए भी हाँ। बोलता हूँ काजमी साहब, आपको ऑफिशियली 4 बीबी करने का परमिशन है। मैं बोला कितने मुसलमानों को आप जानते हो कि जिनकी 4 बीबियां हैं?
जी अरे जी दूसरी बीवी होने वाले मुसलमानों को गिना दो मुझे, जी और जी मैं जी आपको बिल्कुल। गिना देता हूँ कि मैं ये हिंदुओं को जानता हूँ, उनके अनऑफिशियली 2 बीवी और 3 बीवी है। उनके जी बारे में कभी चर्चा करोगे? ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि वो जब जो जिस ज्यादा पैसे आ जाते हैं, पैसे का उसकी मस्ती हो जाती है, तो वो अनेक अनेक तरह की दारू, ऊंची दारू चाहता है, महिलाएं चाहता है, अनेक महिलाएं चाहता है, उनसे संपर्क बनाना चाहता है, क्योंकि उसको प्रूव करना है। सत्ता और संपत्ति आ गई तो आदमी को प्रूव करने की जो जगह है, वो ये जगह हमने ढूंढ के निकाले है। और उस जी जगह में महिला का दुरुपयोग किया जाता है, दारू का दुरुपयोग किया जाता है, जंगली जानवरों को मार के खाने का दुरुपयोग किया जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसके लिए हिंदू मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। जी ये कोई जी भी समाज में हो सकता है। मगर हम जैसे ही बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होता है तो 17 साल से लेके तो 30 साल 40 साल तक की महिला, जब तक उसका मोनोपॉज चलते रहता है, उस वक्त की महिला ही वो एक आदमी के साथ रहे या 10 आदमी के साथ 10 महिलाएं रहे या एक के साथ 10 रहे, बच्चे तो उतने ही पैदा होंगे ना। ये बिल्कुल। हम समझाने में, उनको कन्विंस करने में अक्षम रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है। वो उल्टा सीधा कुछ भी प्रचार कर देते हैं, वो गलत प्रचार करते हैं और उसका प्रचार का हम सही ढंग से जवाब नहीं दे सकते। ये हमारी कमजोरी है, हमको मानना पड़ेगा और इसके हाँ ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी कि क्यों केरला का ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है और क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार का ग्रोथ रेट ज्यादा है पॉपुलेशन का। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल होनी। पॉपुलेशन अगर प्रॉब्लम है, जनसंख्या अगर प्रॉब्लम है, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। 32,000 से 40,000 तक पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर। और जी जी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में। सबसे ज्यादा सुविधा कहाँ है? तो जहां पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां समय, वहां कोई संसाधन है क्या? संसाधन किसको बोलते? पूरी दुनिया जो लड़ती है संसाधनों में, जल, जंगल, जमीन, जानवर, माइंस, मिनरल्स, ये संसाधन होते हैं। इसके जी, लिए सारी चांद पे भी हम जाते तो वहां से क्या खनिज ला सकते, उसके लिए जाते ना, कि वहां क्या बिल्कुल। करना है, समाधि बांधना है हमारी वहां जाके चांद पे। तो नहीं, संसाधनों के लिए जाते। और ये संसाधन जिन प्रदेशों में, वहां सबसे बुरी अवस्था है, उड़ीसा की सबसे बुरी अवस्था है। दुनिया को खरीद ले इतने संसाधन वहां है, मगर वहां की अवस्था बुरी है। और जहां संसाधन नहीं है, वहां की अवस्था इतनी ज्यादा है कि सारे लैविश में जी रहे हैं। क्योंकि हमारी देश की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है, वो इकोनॉमिकल पॉलिसी में 80% प्रॉपर्टी देश की 1% लोगों के हाथ में दे दिए। और ये गत 15 सालों में हुआ, हमने, हमारी सरकारों ने किया हुआ पाप है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही। अच्छा मैं तो एक चूंकि ये बहरहाल इंटरव्यू की वो है, लेकिन मैं कुछ एक और आपको तजुर्बा थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ये किसानों पर जो एक तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, जो उन्हें मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, और उन्हें इसलिए मजबूर किया जा रहा है कि वो जमीन बेच करके और अंबानी अडानी को दे करके निकल लें। तो वो खुद अपने आप में एक ऐसा जाल है जो मैं समझ पा रहा हूँ पत्रकार के तौर पर। आप जब आपने वहां तक बात छेड़ी है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? सर, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी 1951 में जब इसका अमेंडमेंट किया गया, संविधान का पहला अमेंडमेंट किया गया, तो किसानों की सारी वस्तुएं, जमीन, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया, फंडामेंटल राइट से निकाल कर। जी ये बहुत यानी गंभीर प्रश्न हाँ है। हाँ 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 हमारी उपज की जो वस्तुएं है, 240 वस्तुएं जीवनावश्यक वस्तुओं में डाल दिया। प्याज जीवनावश्यक है, जैनी कभी जिंदगी में प्याज नहीं खाते, मर जाते हैं क्या? टमाटर जी जीवनावश्यक है, हाँ चीनी जो है वो जीवनावश्यक है। तो आपको जो चाहिए कि हमारे ऊपर नियंत्रण बनाए, किसानों के ऊपर नियंत्रण बनाए, तो आपने ये सारे कानून में बदलाव करके हमारा शोषण का पूरा रास्ता खुला कर दिए। सब लोग हमारा शोषण करते, हम जमीन, आप तो, आपके ऊपर अन्याय हुआ तो मुस्लिम चिल्लाता है कि नहीं, कोर्ट जाता है कि नहीं? सर, हाँ मेरी जमीन जब छीनती तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। इस पे ऊपर चर्चा हुई कभी देश में? मेरी ये जमीन अगर छीनता है कोई सरकार, कोई प्रोजेक्ट में छीनता है, तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे कोर्ट में जाने का, उसमें डिनाई करने का अधिकार नहीं, मुझे खाली उसके दाम बढ़ा लेने का अधिकार है। ऐसा कोई हाँ कौम है देश में कि जिसको ये अपना चीज छीन जाए? अरे आपका पेन छीन जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हो और उसकी दखल अंदाजी में मांग सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो आपकी प्रॉपर्टी को। मैं नहीं कर सकता सर। इस देश का किसान अपनी जमीन को वापस नहीं ले सकता या डिनाई नहीं कर सकता है आपने लाई हुई योजना पर देने में,
ये कितना बड़ा ये अन्याय है हम पर। ये हम बेशक हम बहुत बड़ा अन्याय है ये बात। आप ये इस पर भी मैं समझता हूं हमें किसी वक्त अलग से चर्चा करने की जरूरत है और लोगों में बेदारी लाने की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बहुत ही ये जो बड़े पैसे वाले लोगों को, बड़े घरानों को मजबूत करने का इंतजाम है, ये उसी का हिस्सा है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो एक कानून बनाने छोटा सा वाले लोग। उदाहरण देता हूँ सर, एक छोटा जी सा उदाहरण देता हूँ। जी। आप छोटा सा सॉफ्टवेयर पैदा कर दो, हाँ, आप छोटी सी पिन और पेन तैयार तैयार कर दो आपके जी जी फैक्ट्री में। जी जी उसको जी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सरकार प्रमोशन देती है, पीठ ठोकती है। प्रमोशन के लिए आपको हाँ, सारा सारा दिया जाता है कि एक्सपोर्ट के डॉलर ला रहे हैं हमको हमारे पास जी में। जी। मगर जब किसानों का प्याज एक्सपोर्ट होता है ना सर, तो हम हाँ हमारे लोगों को नहीं बताते कि प्याज मत खाओ, तुमको नहीं पूरा रहा तो। हमारे हाँ डॉलर कचोटते हैं सरकार का को, सरकारों को हाँ कचोटते हैं, आप लोगों को भी कचोटते हैं। आप लोग छाती पीट लेते, सब शहर के लोग छाती पीट लेते हैं कि प्याज के दाम कितने बढ़ गए। कभी ये नहीं बताया जाता उनको कि इनका प्याज जाएगा तो डॉलर आएंगे, देश के लिए उत्पादन बढ़ेगा, उत्पन्न बढ़ेगा देश का। ये नहीं बताते। हमारे तो डॉलर भी आपको नहीं पसंद। हमारा जी चीज होती है और हमारे डॉलर आते हैं तो वो आपको पसंद नहीं है, तुरंत आप हमारा गिरेबान पकड़ लेते हो कि नहीं नहीं आप भेज नहीं सकते। और आपकी सड़ी सी चीज भेजने के लिए आप प्रमोशन देते हो, मेले लगाते हो। ये अन्याय की पराकाष्ठा है सर। ये हाँ हाँ। किसानों पर अन्याय की पराकाष्ठा है, इसको समझने की जरूरत है। इस पे चर्चा कीजिए आपके इसमें, क्योंकि जी मुसलमान भी किसान है, ईसाई भी बिल्कुल किसान है, बिल्कुल। हिंदू भी किसान है और सारे किसान है। और हमें तो देखिए हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं बल्कि इंसानियत के हिसाब से हमेशा चीजों को डिस्कस करना चाहिए और इंसान की ही हमदर्दी मैं समझता हूँ सभी की हमदर्दी है। तो अविनाश काकड़े जी आपने से हमने बात शुरू जो की थी वो एक मध्य प्रदेश से शुरू की थी, लेकिन कई ऐसे इश्यूज सामने आते गए और मैंने समझा कि ये भी चीजें आपकी लोगों तक जाएं, लेकिन हम इन सब इश्यूज पर अलग अलग फिर से आपसे बात करेंगे। ये किसानों वाला मामला जो है ये बहुत ही अहम है और उन लोगों को जिस तरह से बेदर्दी से आत्महत्या करते हुए देखा जा रहा है और उनके बारे में कुछ संजीदगी से नहीं सोचा जा रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक आप तरफ नहीं वो करोगे ना सर, आप नहीं जी करोगे ना, तो जी ये सारी पार्टियों के जो एजेंट है, सारी पार्टियां मिलके जो एनजीओ चलाते हैं और उसको किसानों का नेता करके प्रोजेक्ट करके, ये थर्ड क्लास मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो उनको चर्चा में बुलाते। हमारे जैसे जी जमीनी काम करने वाले जो लोग रहते हैं, जिनको किसानी और कृषि समझती है, उनको बुलाने का उनके पास समय नहीं है। और किसी सरकार के पास नहीं है, मैं एक सरकार नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सभी नहीं सरकार के नहीं पास है। इस पे नहीं चर्चा करने का समय नहीं है। नहीं हम चाहेंगे और ये कि आप से और आप जैसे और लोगों से भी हम जरूर चर्चा करेंगे ताकि वाइडर पर्सपेक्टिव में लोग समझें। ये प्याज का की मिसाल आपने दी, जमीन को को रोकने का या इनकार करने का हक किसान के पास नहीं है। ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि जो चीज मेरे हाथ में है कोई छीन के ले जाए और उसको मैं ये ना कह सकूं कि ये मेरा है, मैं नहीं देना चाहता। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो कई तरह से एक तरफ सांप्रदायिकता, एक तरफ किसानों की लूट, एक तरफ मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को कंफ्यूज करके हिंदू मुसलमान करा करके जैसे मुल्क को नुकसान की तरफ ले जाया जा रहा है, ये बहुत ही तकलीफदेह है। अविनाश काकड़े जी आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर आपसे कुछ और इश्यूज पर जिनका आपने जिक्र किया हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तार में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।